हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रीति और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यशोदा मेंटर्स एकेडमी में। तो लास्ट वीडियो में हमने सॉल्युबिलिटी टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। ओके, और हमने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड के बारे में, राइट। अब आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशंस। दैट मीन्स गैस एंड लिक्विड के केस में क्या होती है उनकी सॉल्युबिलिटी, राइट। तो अब ये जो चीज़ है ना, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड, ये आपको कहाँ देखने मिलता है? अगर आप कॉमन एग्जांपल लेते हो तो ये आपको एक्वाटिक लाइफ में देखने मिलता है, राइट। जो फिशेज होते हैं, जो मछलियाँ होती है, वो कैसे सर्वाइव करती है? यस, बिकॉज ऑफ द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, राइट। वो क्या करते हैं, उसी ऑक्सीजन को लेकर सर्वाइव करते हैं, बिकॉज वो जो ऑक्सीजन है ना, उस पानी में, जिस पानी में आपके जो फिशेज होते हैं ना, वो जो रहते हैं उस पानी में, वो जो ऑक्सीजन है वो डिजॉल्व फॉर्म में होता है, राइट। अब उसी डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेकर उनके सहारे जो भी आपके एक्वाटिक फॉर्म्स होते हैं वो सर्वाइव करते हैं। क्लियर? ओके। नाउ अब हम देखने वाले हैं कि क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड को, राइट। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द गैस। दैट मीन्स जो गैस को हमें डिजॉल्व करवाना है ना, एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, उसका नेचर क्या है? देखो, इजिली लिक्विफाइबल गैस, ओके, इजिली लिक्विफाइबल गैस दे आर मोर सॉल्युबल। इसका मतलब क्या है? अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी गैस इजिली लिक्विफाई हो रही है? यस, जो गैस के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होता है, ओके, वो गैस जिसमें उनके जो गैस पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होता है, वो गैस ज़्यादा इजिली लिक्विफाई होती है और मोर सॉल्युबल होती है, राइट। और जो इजिली लिक्विफाई गैसेस होती है ना, उनकी जो पोलैरिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है, इसलिए वो पोलर सॉल्वेंट्स में अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाती है, राइट, और मोर सॉल्युबल होती है। क्लियर? ओके। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड एक एग्जांपल लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज मोर सॉल्युबल देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। मतलब जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, वो ज़्यादा सॉल्युबल है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैसेस। इसलिए आपने देखा होगा कि जो कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हो उसमें कौन सी गैस डिजॉल्व होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्यों? क्योंकि वो गैस इजिली लिक्विफाई हो जाती है और इसलिए वो अच्छी तरह से डिजॉल्व हो जाती है, राइट। ओके। अब जो सेकेंड फैक्टर है वो है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब जिस गैस में आपको, सॉरी, जिस सॉल्वेंट में आपको उस गैस को डिजॉल्व करवाना है उसका नेचर क्या है, राइट। इस सॉल्वेंट का नेचर क्या है, उस पर भी डिपेंड करती है गैस की solubility, राइट। Gases capable of forming ions in the aqueous solution, they are more soluble in water, okay। मतलब जो गैसेस आयंस फॉर्म करती है, ओके, इन वाटर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने HCl गैस लिया, ठीक है। अब ये जो HCl गैस है ना, जब आप इसको पानी में डालोगे, इसको डिजोल्व करवाओगे, तो ये जो HCl गैस है ये आयंस में डिसोसिएट करती है, ओके। तो जो गैसेस जो होती हैं, जो आयंस फॉर्म करती है इन द एक्वस सॉल्यूशन, जब उसको पानी में हम डालते हैं तो वो आयंस फॉर्म करती है, तो वो सॉल्युबल ज़्यादा, वो गैस ज़्यादा सॉल्युबल होती है, राइट, एज कम्पेयर टू दी अदर सॉल्वेंट्स। पानी में वो गैस ज़्यादा सॉल्युबल होती है। क्यों? क्योंकि वो आयंस फॉर्म कर रही है। क्लियर? दे आर मोर सॉल्युबल, ठीक है। एग्जाम्पल HCl, अमोनिया भी एक एग्जाम्पल है, राइट, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर? तो जो गैस आयंस फॉर्म करती है इन द aqueous solution, they are more soluble in water as compared to the other solvents. क्लियर? ओके। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। अब जो टेम्परेचर है ना, देखो, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद अ राइज इन टेम्परेचर, ओके। मतलब जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, राइट। एंड दिस टू एट अ कांस्टेंट प्रेशर। अब ये चीज़ कब होती है? जब आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो जैसे ही आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, ओके। अब गैस एंड लिक्विड के केस में ना, ये एक्चुअली यहाँ पर हमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस देखने को मिलता है, ओके। यहाँ पर हमें कौन सा प्रोसेस देखने मिलता है? एक्सोथर्मिक, जिसमें आपका जो डेल्टा एच डिसॉल्यूशन का जो प्रोसेस है वो लेस देन 0 होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, है ना, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था ये चीज़ सॉलिड्स एंड लिक्विड के केस में, कि जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है ना, उसमें हीट रिलीज होती है बाहर, है ना, उनको हीट नहीं चाहिए होती, लेकिन फिर भी अगर आप टेम्परेचर दे रहे हो तो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू ली-चाटलेस प्रिंसिपल, राइट। और मैंने ली-चाटलेस प्रिंसिपल क्या होता है ये भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था। अगर नहीं समझ में आ रहा है क्या होता है ली-चाटलेस प्रिंसिपल, तो मेरे वीडियो को जाके विजिट करना, जो मैंने लास्ट वीडियो में डाला है, ओके। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, सॉल्युबिलिटी कम होगी एज कम्पेयर्ड, मतलब एज द ली-चाटलेस प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल का रूल है वो अकॉर्डिंग टू दैट, अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर? क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, बिकॉज इसमें हीट रिलीज होती है।
राइट। तो अगर हीट रिलीज हो रही है तो उससे टेम्परेचर नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर। तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड केस है ना, इसमें दिस इज रिलेटेड टू एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बिकॉज यहाँ पर हम गैस ले रहे हैं, राइट। ओके। अब जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है प्रेशर ऑफ द गैस। ओके। अब प्रेशर ऑफ द गैस मतलब क्या, मैंने आपको बताया था कि जो सॉलिड्स एंड लिक्विड के केस में प्रेशर का एज सच कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं था। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स होते हैं ना वो लेस कंप्रेसिबल होते हैं, राइट। लेकिन जो प्रेशर है, गैस पे प्रेशर का इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो गैस होते हैं ना दे आर हाईली कंप्रेसिबल, राइट। इसलिए यहाँ पर प्रेशर का इफेक्ट ज्यादा होता है। अब इसको समझाने के लिए एक साइंटिस्ट आगे आए जिसका नाम था हेनरी, जो कि उन्होंने एक लॉ पुट फॉरवर्ड किया विच इज नोन एज हेनरीज लॉ। ओके। अब ये लॉ को आने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेके उसे समझते हैं उस लॉ को। देखो यहाँ पर मेरे पास दो बीकर है। ओके। मैंने दो कंटेनर लिया। ओके। एक सिलेंडर टाइप में है, इट इज अ क्लोज कंटेनर्स। ओके। अब मैंने क्या किया, दोनों कंटेनर में मैंने एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिया है, दैट इज योर वाटर। दोनों में मैंने एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिया जो कि है आपका वाटर। ठीक है। अब उस वाटर के ऊपर मैंने गैस लिया है। ओके। मैंने क्या लिया है, गैस लिया है। सपोज मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले रही हूँ, यहाँ पर भी मैंने वही चीज ली है, गैस है, दिस इज सपोज योर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके। दोनों में मैंने क्या लगाया है, पिस्टन लगाया। अब पिस्टन का रोल क्या होता है, आप पिस्टन को ऊपर नीचे कर सकते हो। मतलब जैसे ही आपने प्रेशर को अप्लाई किया, ओके, तो क्या होगा, वो पिस्टन ऊपर नीचे होगा। आपने प्रेशर हाई किया तो पिस्टन नीचे जाएगा, प्रेशर लो होगा तो पिस्टन ऊपर रहेगा, राइट। तो अब पहला वाला जो कंटेनर है उसमें मैं एक प्रेशर अप्लाई करी हूँ से P1। ठीक है। मैंने एक प्रेशर अप्लाई किया से P1। ओके। अब यहाँ पर जो प्रेशर है वो कम है ना, मतलब पिस्टन देखो यहाँ पर ऊपर ही है, वो नीचे नहीं गया। लेकिन अगर मैं प्रेशर को हाई करती हूँ, सपोज यहाँ पर मैंने प्रेशर P2 कर दिया। अब यहाँ पर ये जो प्रेशर P2 है वो P1 से ग्रेटर है। तो जैसे ही मैंने प्रेशर को हाई किया तो देखो यहाँ पर पिस्टन नीचे आ गया, राइट। अब जब पिस्टन नीचे आएगा तो ये जो गैस पार्टिकल्स हैं इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ये लोग पास आ जाएंगे और उनको एस्केप करने के लिए, जो गैस पार्टिकल्स होते हैं उनको एस्केप करने के लिए डिफिकल्टी होगी, राइट। तो वो अच्छी तरह से इस लिक्विड में, इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएंगे। क्लियर, राइट। तो जैसे ही आपने प्रेशर हाई किया, द हाई प्रेशर विल हेल्प दिस गैस पार्टिकल्स टू इंटरैक्ट इजिली विद द लिक्विड, या जो सॉल्वेंट है आपका। क्लियर, वो अच्छे से उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि जैसे ही आपने प्रेशर को बढ़ाया, ओके, जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाया जो सॉल्युबिलिटी है वो भी बढ़ेगी गैस की। क्लियर। तो जैसे ही आपने प्रेशर को बढ़ाया सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। तो यही हेनरी अपने लॉ में बोलना चाहते थे। देखो क्या है हेनरीज लॉ। द लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट प्रेशर, अब ये चीज हो रही है कांस्टेंट प्रेशर पे, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of the liquid or the solution। मतलब क्या कि यहाँ पर जो partial pressure है इस गैस का जो वेपर फेज में है, ओके, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी solubility of that gas in the solution। ठीक है, राइट। अभी जो solubility है ना, इट इज जस्ट अ मेजर ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर होता है ना गैस का, ओके, in the vapor phase, okay, partial pressure of the gas in the vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas, okay, in the solution। तो ये बोलता है हेनरीज लॉ। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाती हूँ तो एक कांस्टेंट लग जाएगा, जिसे हम बोलते हैं मोल, जिसे हम बोलते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ओके। तो जैसे ही मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाया एक कांस्टेंट ऐड हुआ, दैट इज KH, और इस KH का नाम है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। क्लियर हो गया। तो जैसे ही प्रेशर बढ़ा तो मोल फ्रैक्शन, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, बिकॉज जो सॉल्युबिलिटी है दैट इज अ मेजर ऑफ मोल फ्रैक्शन, बिकॉज वो डायरेक्टली रिलेटेड है। ओके। तो जैसे ही आपने प्रेशर को बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। क्लियर। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज किया सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, प्रेशर को डिक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी भी घटेगी, डिक्रीज होगी। क्लियर, ओके। अब ये जो KH है ना, ये जो हेनरीज गैस लॉ कांस्टेंट है, ये कुछ कुछ चीज़ों पे डिपेंड होती है। देखो यहाँ पर पहला है जो KH होती है ना, KH की वैल्यू हर गैस के लिए डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं कि सेम गैसेस के लिए सेम KH वैल्यू होगी, नो, गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यूज। ओके। हर एक गैस की डिफरेंट डिफरेंट KH वैल्यूज होती है। क्लियर। हायर द KH वैल्यू लोअर इज इट्स सॉल्युबिलिटी, है ना। जैसे अभी मैंने बताया जो प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, KH into mole fraction, right।
तो अगर मैं एक गिवन प्रेशर या एक कांस्टेंट प्रेशर पे इसकी बात करती हूँ, तो जो आपका KH की वैल्यू होगी दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मतलब KH अगर आप बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यस, जैसे ही आपने KH को बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। क्लियर। और अगर KH की वैल्यू कम होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर हुआ, बिकॉज ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एट अ कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर। अब अगर मैं यूनिट की बात करती हूँ, एग्जाम में पूछा जाता है कभी भी व्हाट इज द यूनिट ऑफ हेनरीज गैस लॉ कांस्टेंट, तो उसका जो यूनिट होगा वो प्रेशर का यूनिट होगा, बिकॉज दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, राइट। तो क्या होगा, एटम या तो टोर। ठीक है, तो KH जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, सो जो प्रेशर का यूनिट होगा वही KH का भी यूनिट होगा, दैट इज एटम या टोर। क्लियर। तो इन सब चीजों पे भी डिपेंड होता है। एक और चीज, जो आपका KH है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, KH जो है वो टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो अगर टेम्परेचर आपका KH को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पर इस वाले केस से आप देखो, जैसे सपोज अगर मैं इसको 1 देती हूँ और इसको 2 देती हूँ, सो फ्रॉम 1 and 2, ओके, फ्रॉम 1 and 2, what you can say, yes, you can say that temperature is inversely proportional to your mole fraction। मतलब क्या, जैसे ही आप टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो तो जो आपका मोल फ्रैक्शन है वो कम होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो जो मोल फ्रैक्शन है वो बढ़ेगा। समझ में आया। क्लियर। तो जो टेम्परेचर है दैट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर मोल फ्रैक्शन, योर सॉल्युबिलिटी। क्यों, क्योंकि जो टेम्परेचर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KH, राइट। तो अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो मोल फ्रैक्शन सॉल्युबिलिटी कम होगी, और अगर टेम्परेचर कम किया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, राइट। ओके, फाइन। अब यहाँ पर एक ग्राफ दिया है ना, देखो, पार्शियल प्रेशर वर्सेस योर मोल फ्रैक्शन सॉल्युबिलिटी, राइट। तो इसमें अगर आप देखो तो एक स्ट्रेट लाइन है ना, जैसे ही, क्योंकि जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाते हो, पार्शियल प्रेशर बढ़ाते हो तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है, राइट। तो ये किस वाले फॉर्म में है, यस, y इज इक्वल टू mx, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर m क्या है, बिकॉज हमें पता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन, राइट। तो इस वाले फॉर्म में तो यहाँ पर जो आपका स्लोप होगा वो होगा आपका KH। ओके, इस वाले ग्राफ में जो स्लोप होगा वो होगा आपका KH। क्लियर। ओके, फाइन। समझ में आया, होप सब समझ में आया होगा, राइट। तो ऐसे वाले केस में जो अगर स्लोप इस वाले फॉर्म में है तो हमेशा वो जो लाइन होगी ना, तो ग्राफ की जो लाइन होगी वो विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। क्लियर। ओके, फाइन। अब हम देखते हैं, अब ये जो हमने अभी पढ़ा कि जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो सॉल्युबिलिटी कम होती है, अभी हमने पढ़ा था ना ये चीज कि जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है, राइट। तो टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी भी कम होगी, राइट। तो देखो, आपकी जो एक्वाटिक स्पीशीज होती है दे आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन वार्म वाटर। क्यों, क्योंकि कोल्ड वाटर में टेम्परेचर कम होता है, यस और नो। अगर मैंने कोल्ड वाटर लिया, ओके, यहाँ पर मैं कोल्ड वाटर ले रही हूँ, तो कोल्ड वाटर में टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, राइट। और वार्म वाटर के केस में क्या होता है, यस, वार्म वाटर के केस में टेम्परेचर हाई होता है, गर्म होता है पानी, राइट। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, राइट। तो इसीलिए जो एक्वाटिक फिशेज होते हैं या स्पीशीज होते हैं वो कोल्ड वाटर में रहना ज़्यादा प्रेफर करती है रादर दैन वार्म वाटर, क्योंकि कोल्ड वाटर में जो टेम्परेचर है वो कम होता है तो सॉल्युबिलिटी जो गैसेस की है वो ज़्यादा होगी, जो भी ऑक्सीजन गैस है वो अच्छी तरह से डिजोल्व फॉर्म में रहेगा, राइट। और वार्म वाटर में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो सॉल्युबिलिटी कम होती है गैसेस की, इसलिए उन्हें अच्छे से जो गैस उन्हें चाहिए ऑक्सीजन गैस वो अच्छे से नहीं मिल पाती है, वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते। क्लियर। सो इसलिए एक्वाटिक स्पीशीज दे आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर दैन वार्म वाटर। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, राइट। ओके, फाइन। अब हम देखेंगे हेनरीज के जो एप्लीकेशंस होते हैं, जो हेनरी लॉ हमने पढ़ा उनके क्या क्या एप्लीकेशंस है, ओके, कहाँ कहाँ यूज होता है। तो पहला है, जो आपने कोल्ड ड्रिंक पीते हो, ओके, जो सोडा बॉटल्स होती हैं, है ना, तो कोल्ड ड्रिंक जो आप पीते हो उसे सील्ड किया जाता है विद अ वेरी हाई प्रेशर, ओके। तो जब आप उसको घर में लाते हो और उसका ढक्कन खोलते हो तो प्रेशर रिलीज करते हो, राइट। तो जैसे ही प्रेशर कम होता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें डिजोल्व फॉर्म में होती है ना, वो बाहर आना स्टार्ट हो जाती है। तो आप देखते हो जैसे ही आप ढक्कन खोलते हो तो ऐसे एक आवाज आती है फिस करके, राइट। तो दैट मीन्स वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें डिजोल्व फॉर्म में था एट अ हाई प्रेशर, अब प्रेशर को रिलीज किया तो वो जो गैस है वो बाहर आना, बबल्स के फॉर्म में बाहर आना स्टार्ट हो जाती है, राइट। इसलिए आपने देखा कि जैसे ही आप ढक्कन खोल देते हो तो थोड़े दिन बाद क्या होता है, यस, उसका जो टेस्ट है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है, राइट।
बिकॉज जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो निकलना शुरू हो जाती है, जो भी इसमें डिजॉल्व फॉर्म में होती है एट अ हाई प्रेशर। तो जैसे ही प्रेशर रिलीज किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बबल्स के फॉर्म में बाहर आती है और रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, और उसका थोड़े दिन बाद उसका टेस्ट भी अलग हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर हमें हेनरीज लॉ देखने मिलता है कि जैसे ही प्रेशर हाई होता है तो जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड वो अच्छी तरह से उसमें डिजॉल्व रहती है, लेकिन जैसे ही प्रेशर को आपने कम किया, रिलीज किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो सॉल्युबिलिटी है उसमें वो भी कम हो जाती है। क्लियर? ओके। सेकेंड है स्कूबा डाइवर्स। अभी जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं ना, ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है हेनरीज लॉ को लेकर। स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं, एग्जाम्पल यू कैन से गोताखोर, आपने देखा होगा गोताखोर के बारे में। स्कूबा डाइवर्स वो क्या करते हैं, वो स्टडी करते हैं नीचे जाके, एक्वाटिक जो लाइफ होती है ना, वो एकदम डीप नीचे जाते हैं और उनकी स्टडी करते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक पिक्चर में आप देख रहे हो, देखो ये होते हैं स्कूबा डाइवर्स। ये क्या करते हैं, डीप जाते हैं, ओके, अंडर द वाटर, और एक्वाटिक फॉर्म्स को, जो एक्वाटिक लाइफ होती है उनको एक्सप्लोर करते हैं। अब जब ये नीचे जाते हैं तो इनके पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, आप देख रहे हो यहाँ पर, ये ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करके नीचे जाते हैं। अब क्यों जाते हैं वो सब मैं अभी बताऊंगी आपको। तो जैसे ही ये स्कूबा डाइवर्स नीचे गए, ओके, तो नीचे जो होता है वो प्रेशर हाई होता है, यहाँ पर प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। तो जो गैसेस होते हैं, जो एटमॉस्फेरिक गैसेस होते हैं ना, उनकी सॉल्युबिलिटी उस स्कूबा डाइवर के ब्लड में ज्यादा होती है। मतलब ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस बहुत अच्छी तरह से हाई प्रेशर पे डिजोल्व रहते हैं उनके ब्लड में। लेकिन जैसे ही ये स्कूबा डाइवर्स ऊपर आते हैं, ओके, सरफेस वाटर पे आते हैं, तब प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। प्रेशर लो हो जाता है तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, बिकॉज दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो जैसे ही वो स्कूबा डाइवर ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम होता है, तो उसके कारण जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। तो जो नाइट्रोजन गैस जो अब नीचे डिजोल्व फॉर्म में था अच्छी तरह से, अब वो जो नाइट्रोजन गैस है वो लो प्रेशर में क्या होता है, बबल्स के फॉर्म में बाहर आना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही वो बबल्स के फॉर्म में बाहर आता है, तो जो कैपिलरीज होती है आपके ब्लड में, ओके, ब्लड वेसल्स जो होते हैं, जिसे हम कैपिलरीज बोलते हैं, उनका काम होता है ब्लड को यहाँ दूसरे दूसरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर करना, राइट। तो क्या होता है, वो जो बबल्स हैं वो उस कैपिलरीज को ब्लॉक कर देते हैं, ओके। तो क्या होता है, एक डिसीज आ जाती है जिसे हम बोलते हैं बेड्स, ओके। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होता है स्कूबा डाइवर्स के लिए, इससे उनकी जान भी जा सकती है, राइट। तो क्या होता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, जब प्रेशर हाई होता है तो जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाती है, राइट। तो जो नाइट्रोजन गैस पहले अच्छी तरह से नीचे डिजोल्व फॉर्म में था, जो प्रेशर हाई था, अब वो नाइट्रोजन गैस ऊपर आने से कम सोल्यूबल हो रहा है, तो वो बबल्स के फॉर्म में बाहर आना स्टार्ट होता है। अब जब वो बाहर आएगा तो वो जो कैपिलरीज है ना आपके, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, उनको ब्लॉक करता है, ठीक है। तो ब्लड का ट्रांसफर अच्छे से नहीं हो पाता है, राइट, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है दूसरे दूसरे बॉडी पार्ट्स में, राइट। तो उसमें एक केस होता है जिसे हम कहते हैं बेंड्स हो जाता है स्कूबा डाइवर्स को। अब ये जो बेंड्स है ना, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है स्कूबा डाइवर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, उनसे उनकी जान भी जा सकती है, ओके। तो इसको अवॉइड करने के लिए, इस बेंड्स को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर, ये जो स्कूबा डाइवर्स लेकर जाते हैं, जब ये नीचे जाते हैं तो उन ऑक्सीजन सिलेंडर्स को डाइल्यूट किया जाता है हीलियम से, ठीक है। अब हीलियम से क्यों डाइल्यूट करते हैं, क्योंकि जो हीलियम गैस है ना, एक लाइट गैस है, ठीक है। तो इससे अगर डाइल्यूट किया तो ये कम सोल्यूबल होती है हाई प्रेशर पे भी, ठीक है। इसलिए ये जो बेंड्स है, ऐसी सिचुएशन ना हो, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन ना हो फर्दर, तो इसीलिए उनकी जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होता है उनमें उसको डाइल्यूट किया जाता है हीलियम गैस से, क्लियर, बिकॉज ये एक लाइट गैस है और हाई प्रेशर पे ये कम सोल्यूबल होती है, क्लियर। तो देखो यहाँ पर एक बार हम रीड कर लेते हैं। Scuba divers must cope up with high concentration of dissolved gases while breathing air at high pressure underwater. Increased pressure increases the solubility of atmospheric gases in the blood. तो जैसे ही वो नीचे जाते हैं तो प्रेशर हाई होता है, तो एटमॉस्फेरिक गैसेस की जो solubility है वो भी हाई होती है। When the divers come towards the surface, जब ये ऊपर आते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, gradually decreases, वो बहुत आसानी से कम हो जाता है। This releases the dissolved gases and leads to the formation of bubbles of nitrogen in the blood. अब क्या होगा, जैसे ही ऊपर जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी गैसेस की, तो वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं और नाइट्रोजन जो है वो बबल्स के फॉर्म में ब्लड से बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। अब these blocks capillaries and creates a medical condition which is known as bends, which are painful and dangerous to life. एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाती है स्कूबा डाइवर्स को, राइट। Now to avoid this bends as well as the toxic effect of high concentrations of blood nitrogen in the blood, the tanks by the scuba divers are filled with air diluted with helium, ठीक है। तो इसीलिए इस बेंड्स को, इस लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन को रोकने के लिए उनका जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसको हीलियम गैस से डाइल्यूट किया जाता है, राइट।
अब देखो कितना परसेंट क्या होता है, 11.7% हीलियम होता है, 56.2% नाइट्रोजन होता है एंड 32.1% ऑक्सीजन होता है उस स्कूबा डाइवर्स के ऑक्सीजन सिलेंडर में, उनको डाइल्यूट किया जाता है। क्लियर, आई होप समझ में आएगा किस तरीके से यहाँ पर हेनरीज लॉ का यूज हो रहा है। क्लियर, ओके। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं एट हाई एल्टीट्यूड्स। ओके, अब हाई एल्टीट्यूड्स मतलब जो आप ऊंचाई पे जाते हो। ओके, जब आप ऊंचाई पे जाते हो तो व्हाट विल हैपन, ऊंचाई पे जाने से पार्शियल प्रेशर क्या होता है ऑक्सीजन का, उधर लेस होता है। तो जैसे ही आप ऊपर जाते हो, ओके, तो जो पार्शियल प्रेशर है एज कम्पेयर टू द ग्राउंड लेवल, वहां पर ग्राउंड लेवल पे तो प्रेशर हाई रहता है, लेकिन जैसे ही जब आप ऊंचाई पे चढ़ते हो तो वहां पर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, तो प्रेशर अगर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, गैसेस की कम होगी, है ना। और अगर प्रेशर हाई होगा तो सॉल्युबिलिटी भी हाई होगी, ये हमने पढ़ा था हेनरीज लॉ में, राइट। तो जैसे ही आप ऊपर जाते हो, ऊंचाई पे चढ़ते हो, तो प्रेशर कम हो जाता है, तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है, तो जो ऑक्सीजन होता है वो लेस अवेलेबल होता है, मतलब आपके दिमाग में नहीं पहुंच पाता है, आपके माइंड में, राइट। और जो क्लाइंबर्स होते हैं वो वीक फील करना स्टार्ट करते हैं, वो मतलब सोच भी नहीं पाते ध्यान से। ओके, तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं एनॉक्सिया। ठीक है, समझ में आया, इसे हम बोलते हैं एनॉक्सिया। इसलिए आपने देखा होगा जब हम ऊपर चढ़ाई पे चढ़ते हैं तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चढ़ते हैं, क्योंकि वहां पर प्रेशर क्या होता है, लो होता है, तो ऑक्सीजन गैस अच्छे से हमें नहीं मिल पाती, इसलिए हम ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर चढ़ते हैं। क्लियर, समझ में आया, फाइन। ओके, अब एक बार रीड कर लेते हैं, यहाँ पर एनसीईआरटी का है ये चीज। At high altitudes, the partial pressure of oxygen is less than at the ground level. This leads to low concentration of oxygen in the blood and tissues of people living at a high altitudes or climbers. Right? Low blood oxygen causes climbers to become weak. तो जब ऑक्सीजन की मात्रा अच्छे से नहीं पहुंच पाएगी आपके ब्लड में, तो आप वीक फील करोगे। क्लाइंबर्स जो होते हैं वो वीक फील करना स्टार्ट करते हैं एंड अनेबल टू थिंक प्रॉपरली। सिम्टम्स ऑफ अ कंडीशन कॉल्ड एनॉक्सिया, तो इसी सिम्टम को, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं एनॉक्सिया। क्लियर, तो ये हमने 3 एप्लीकेशंस पढ़े हेनरीज लॉ के। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसे क्वेश्चन आते हैं थियोरेटिकल, ओके, तो इसको डीपली पढ़ना। ओके, ओके, फाइन। अब हम देखने वाले हैं सॉलिडिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड का एक न्यूमेरिकल, ओके, विच इज हेनरी लॉ से ही रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो देखो क्या दिया है, Henry's law constant for carbon dioxide in water is 1.67 into 10 to the power 8 Pascal at 298 Kelvin. Calculate the carbon dioxide quantity in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm carbon dioxide pressure at 298 Kelvin. Right? तो देखो यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें दी है, हमें दिया है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, मतलब KH की वैल्यू दी है, कितनी है, 1.67 into 10 to the power 8 पास्कल, राइट। और क्या दिया है आपको, यस, आपको प्रेशर भी दिया है ना। प्रेशर कितना है, 2.5 atm, राइट। ये देखो यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू दी है 2.5 atm। अब ये atm है, जैसे आपका KH का वैल्यू पास्कल में, तो इससे भी हमें पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.0132 ओके इंटू 10 to the power 5 पास्कल, राइट। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.533 इंटू 10 to the power 5 पास्कल्स, राइट। तो ये हमें प्रेशर भी मिल गया, KH भी मिल गया। अब हमें पता है क्या होता है आपका हेनरीज लॉ, यस, प्रेशर ऑफ द गैस, कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज इक्वल टू KH इंटू योर मोल फ्रैक्शन, राइट। अब यहाँ पर हमें क्या क्या पता है, प्रेशर पता है और KH की वैल्यू पता है, तो यहाँ से हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं ना। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ द गैस अपॉन योर KH वैल्यू, राइट। तो मोल फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू, प्रेशर कितना है, यस, 2.533 इंटू 10 to the power 5 पास्कल्स अपॉन KH की वैल्यू कितनी है, 1.67 इंटू 10 to the power 8, राइट। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.00152, ठीक है। अब यहाँ पर ओके, तो अब हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है, राइट। अब आपको ये चीज पता है, जो मोल फ्रैक्शन होता है ना, वो हमने पढ़ा था आपको, राइट। मोल फ्रैक्शन जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, नंबर ऑफ मोल से, है ना। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ योर गैस, जो आपका गैस है, कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, जो सल्यूट होता है, अपॉन, क्योंकि हमें इसी का ही क्वांटिटी निकालना है, राइट। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, राइट। अब जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो वाटर में कम अमाउंट में होता है, राइट। तो इसलिए हम इसे निग्लेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो हम आप क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो आपका जो मोल फ्रैक्शन होगा ना, किसका,
कार्बन डाइऑक्साइड का, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, सॉरी यस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, ओके फाइन, क्योंकि वाटर के कंपैरिजन में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है बहुत कम होता है, राइट, इसलिए हम इसे निग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो अब मोल फ्रैक्शन किसके बराबर हो गया? मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, राइट। अभी हमें निकालना क्या है? क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, राइट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड का गिवन मास आपको क्वेश्चन में दिया है, देखो 500 ml है, राइट। तो 500 ml है, वॉल्यूम दिया है, ओके। अब आपको पता है कि जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब जो वाटर है उसकी डेंसिटी 1 होती है, तो जो मास है ना, वॉल्यूम मास के बराबर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम गिवन मास क्या ले सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का? 500। मोलर मास आप कैलकुलेट कर लो, ये देखो, कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है 16, सो 2 into 16, सो 12 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 4 और 44, राइट। तो अब यहाँ पर मोलर मास कितना आया? 44, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना आया? 44, राइट। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो इसकी वैल्यू आपको कुछ मिलेगी, जो कि होगी, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू कुछ तो यहाँ पर ये जो 500 ml दिया है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं है। देखो यहाँ पर कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। तो ये किसका वॉल्यूम दिया है? सोडा वाटर का दिया है, राइट। तो दिस इज नॉट द केस, ओके, ये वाला नहीं हम करेंगे, ठीक है। इसको हम डिलीट करते हैं। देखो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो चीज दी है ना वो इसकी नहीं दी है, ओके। जो वॉल्यूम दिया है वो इसका नहीं है। किसका वॉल्यूम है? वो दिया है वाटर का वॉल्यूम, राइट। वो हमें वाटर का वॉल्यूम दिया है, तो हमें इसे वाटर के वॉल्यूम में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो जो वॉल्यूम है वाटर का, वो मास उसका वही होगा, राइट। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ, अब यहाँ पर देखो, मोल फ्रैक्शन कार्बन डाइऑक्साइड का हमने पीछे उसमें कैलकुलेट किया है ना, कितना आया मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? ये देखो, जो हमारे पिछले वाली वीडियो में हमने मोल फ्रैक्शन निकाला कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ना, कितना आया? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है 0.00152। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू डालते हैं 0.00152, राइट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आपको पता है ना, क्या होता है? गिवन मास, ओके। यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। गिवन मास वाटर का कितना दिया है? 500 अपॉन मोलर मास आपको पता है कितना होता है? 18, राइट। तो यहाँ पर हम इसमें कैलकुलेट करेंगे और इसमें डालेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ये आया, राइट। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 500 अपॉन 80 नंबर ऑफ मोल्स, राइट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी 0.00152, है ना, इंटू 500 अपॉन 80, क्लियर, 500 अपॉन 80, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करोगे ना इसको, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल जाएगा, दैट इज 0.042, ठीक है। अब आपको ये चीज पता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है? कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, गिवन अमाउंट निकालना है। तो आपको पता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो होता है गिवन क्वांटिटी या गिवन मास अपॉन मोलार मास, राइट, है ना। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू गिवन मास हमें नहीं पता है, ओके। और नंबर ऑफ मोल्स अभी हमने निकाला कितना है? 0.042, राइट। दैट इज इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू है, इसकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। गिवन मास हमें निकालना है, मोलर मास अभी हमने निकाला कितना है? 44, राइट। तो इससे गिवन मास आपका निकल जाएगा, ओके। गिवन मास, गिवन क्वांटिटी, जितना क्वांटिटी हमें चाहिए, इट विल बी 0.042 इंटू 44, राइट। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.848 ग्राम्स, ओके। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 जब आप कैलकुलेट करोगे 1.848 ग्राम्स, राइट। तो ये था अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें कैलकुलेट करना था, ओके। क्या था ये? अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, जो क्वेश्चन में पूछा गया था, ओके। कितना आया? 1.848 ग्राम्स, क्लियर, समझ में आया जो आपको क्वेश्चन में पूछा था, क्लियर। तो क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी थी? हेनरीज लॉ फंक्शन दिया था,
प्रेशर दिया था आपको, एटीएम में दिया था, तो हमने उसे पास्कल में कन्वर्ट किया, राइट। अब हमें पता है हेनरीज लॉ क्या होता है, यस, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ से हमें प्रेशर दिया है, KH की वैल्यू दी, तो मोल फ्रैक्शन निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड का, ये आया, राइट। अब आपको ये चीज पता है जो मोल फ्रैक्शन होता है किसी भी गैस का या सोल्यूट का, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस प्लस वाटर का मोल्स, राइट। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अब मोल फ्रैक्शन, ओके, क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ये बहुत छोटा होता है जब आप इसको सॉल्वेंट में डालते हो, तो अब हम इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो अब मोल फ्रैक्शन किसके बराबर आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, राइट। अब मोल फ्रैक्शन तो हमने कैलकुलेट कर लिया, इसकी वैल्यू है 0.00152, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, राइट। तो जब आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालोगे तो ये गिवन मास अपॉन मोलार मास होता है, तो मास तो क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया है, राइट, अगर आप देखो वाटर का, है ना। तो हमें ये चीज पता है कि जो डेंसिटी होता है वो मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर होता है, राइट। और वाटर की डेंसिटी 1 होती है, इसलिए जो वॉल्यूम है वो मास के बराबर होगा वाटर का, राइट। तो गिवन मास इज 500 अपॉन मोलर मास आप निकालोगे वाटर का तो 18 आएगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो निकल के आएगा 0.042, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो आपको ये चीज पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने निकाला, कितना आया, 0.042, राइट। तो जब हमें गिवन मास निकालना है, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ये 44 से मोलर मास से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 1.848 ग्राम। क्लियर, ये निकल गया अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो इस क्वेश्चन में पूछा है। क्लियर, तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो। ओके, तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना और समझना और पढ़ना, ठीक है। अब इसके आगे का जो टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर, तो वो टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और पढ़ेंगे। ओके, तो तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखना और समझना। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय।